पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे संविधान, जो पॉलिटी का क्लास है उसमें हम लोग संविधान पढ़ रहे थे। और संविधान में हम लोग एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं। ये कि संविधान का परिभाषा क्या है, नहीं, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर समझिए, सबसे पहले अब हम लोग यहाँ ये समझना कि जो भारतीय संविधान है उसका बनावट क्या है, मतलब भारतीय संविधान को किस प्रकार से बनाया गया है। ये बात आप ध्यान रखिए, पहले भी ये बात बोल चुके हैं कि जो संविधान है एक महान पुस्तक है, एक पुस्तक है। सबसे पहले आपको बात यहाँ ये ध्यान रखनी है कि यदि भारतीय संविधान एक किताब है, एक पुस्तक है, अगर एक किताब है तो इसका भी जो बनावट होगा, इसका जो भारतीय संविधान है इसका बनावट एक किताब के अनुसार ही है। मतलब ये आप पढ़े हो, कोई भी किताब पढ़ते हो तो उसमें कुछ चैप्टर दिया रहता है ना, चैप्टर में कुछ पॉइंट वाइज करके दिया रहता है। तो उस जिस तरह से आम किताब का संरचना होता है उसी तरह से भारतीय संविधान को भी बनाया गया है। और थोड़ा सा अंतर है भारतीय संविधान और नॉर्मल किताब में, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अंतर है। अंतर क्या है उसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, तो भारतीय संविधान का बनावट में यहाँ देखिए नॉर्मल किताब से थोड़ा सा अलग है। ये बताइए, नॉर्मल जो भी आप किताबें पढ़ते हैं उसमें देखते हो कुछ चैप्टर दिया रहता है ना, कुछ पहला चैप्टर है तो फिर दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, चौथा, इस तरह से कुछ चैप्टर दिया रहता है। तो भारतीय संविधान में भी कुछ ना कुछ चैप्टर आपको दिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो चैप्टर दिया गया उसको चैप्टर नहीं बोला गया है, उसको कहा गया कि जो चैप्टर है उसको हम लोग भाग बोल देंगे, है ना। जो भारतीय संविधान में जो चैप्टर दिया गया उस चैप्टर का नाम हम लोग क्या देते हैं सर, भाग। और जिस समय भारतीय संविधान सबसे पहले बना था उसमें 22 चैप्टर हम लोग को पढ़ना था, टोटल 22 चैप्टर था, मतलब भाग कितना, 22। तो ये बात है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में भाग किसको कहा गया। तो यहाँ पर भारतीय संविधान में भाग केवल चैप्टर को कहा गया, जो चैप्टर है उसी को हम भाग बोलेंगे। और ये कहा जाए कि भारतीय संविधान जिस समय बना था, है ना, जिस समय सबसे पहली बार बना, या एक जिस समय लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। आप लोगों को पहले से पता होगा, पीछे वाला वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किए हैं। तो 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान लागू हुआ था उसमें टोटल चैप्टर की संख्या कितना था, टोटल भाग कितना था, टोटल कितना पार्ट था, तो उसमें 22 चैप्टर आपको दिया गया था पढ़ने के लिए, भाग 22 था। ठीक है, आपको भाग समझ में आ गया होगा कि संविधान में भाग क्या होता है। यहाँ चैप्टर वर्ड का प्रयोग नहीं करेगा, भारतीय संविधान में चैप्टर के स्थान पे भाग लिखा गया है। अब आइए यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ अनुच्छेद लिखा गया है। भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद है, आर्टिकल से, आर्टिकल क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। देखिए नॉर्मल किताबें में क्या है, जैसे मान लिया आप कोई भी एक किताब उठा लेते हैं, थोड़ा सा अनुच्छेद के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि वास्तव में अनुच्छेद क्या होता है। तो ये नॉर्मल किताब आपको उठाइएगा तो उसमें क्या रहता है, नॉर्मल किताब में जैसे मान लिया आप कोई पूजा की किताब उठा लेते हैं, उसमें रहता है पहला चैप्टर में दिया रहेगा कि गणेश जी की पूजा करने की विधि रहेगा, सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ा देगा। दूसरा उसमें आपको क्या दे, दूसरा आपको दे देगा शंकर जी की पूजा करने की विधि आपको दिया रहेगा। तीसरा में विष्णु जी की पूजा करने का विधि। इस तरह से करके कुछ चैप्टर बनाया हुआ रहता है। ठीक है, इस तरह से कुछ ना कुछ आपको चैप्टर मिल जाएगा। अब क्या है, इसके बाद देखिए अनुच्छेद क्या होता है उसके बारे में समझा रहे हैं। अगर पहला चैप्टर आप पढ़ने जाते हैं कि गणेश जी की पूजा करने की विधि, तो उसमें पॉइंट वाइज, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा, इस तरह से पॉइंट वाइज करके आपको देगा। देखिए पहले गणेश जी का स्नान करवाइए, है ना, वस्त्र धारण करवाइए, या फिर उनको लड्डू चढ़ाइए, इस तरह से करके आरती कीजिए। तो ये मान लीजिए पहला चैप्टर में आपको 4 पॉइंट दिया, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद के बारे में समझा रहे हैं। पहला जो चैप्टर है यहाँ पर जो गणेश जी की पूजा करने की विधि, उसमें आपको टोटल 4 पॉइंट दिया गया है। अच्छा अब देखिए दूसरा कौन सा है, तो यहाँ पर कैसे शंकर जी की पूजा। तो देखिए यहाँ पर जो शंकर जी की पूजा करने की विधि, उसी तरह से यहाँ भी इस तरह से कुछ पॉइंट वाइज करके आपको दे देगा। तो मान लीजिए 4 पॉइंट यहाँ है और इसमें भी 3 पॉइंट आपको दे दिया है कि है ना, बेलपत्र है, स्नान करवाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, है ना, उनका आरती कीजिए। इस तरह से कुछ पॉइंट आपको 3 पॉइंट देगा। शंकर जी की पूजा में उतना कोई भार नहीं है, नॉर्मली 2-3-4 पॉइंट लिख के छोड़ देता है। तो मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 पॉइंट यहाँ पर भी दिया है। अच्छा अब देखिए नॉर्मल पुस्तक में इस तरह से रहेगा, लिखा कैसे रहेगा, अगर पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, 4 पॉइंट दिया है। दूसरा पढ़ते हैं तो फिर से 1 2 3 शुरू कर देता है ना। पहला पॉइंट, अगर पहला चैप्टर आप पढ़िएगा तो पॉइंट वाइज में 1 2 3 4 करके दिया है। दूसरा चैप्टर जब पढ़ने जाइएगा तो फिर से 1 2 3 4 कर देगा। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान में जो पहला चैप्टर आपको पढ़ाया है, यदि उसमें 4 पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट में काउंटिंग यहां से चेंज कर देगा। अगर दूसरा पॉइंट में 3, मतलब जो दूसरा चैप्टर है, अगर उसमें 3 पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट दिया है, तो उसमें 3 पॉइंट यहां से जोड़ना शुरू कर देता है। पहला चैप्टर में कितना आता है, 1 2 3 4। दूसरा चैप्टर में 3 है तो यहाँ 4 है, तो इसको 1 2 3 नहीं लिखेगा सर, ये 4 है तो यहाँ से शुरू करेगा 5 6 7 8 9। अगर अगला चैप्टर में इंटर करते हैं तब फिर वहां से जो पॉइंट रहेगा उसका काउंटिंग यहाँ से, अगर ये 9 तक आया, मान लीजिए 9 तक आ गया है ना, जैसे यहाँ 4 तक है, इसमें अगर 3 मान लेते हैं तो 4 3 7 तक क्या हो जाएगा। और यदि यहाँ पर 7 पॉइंट है तो अगला में
अगला चैप्टर में थर्ड चैप्टर में इंटर करेंगे तो उसमें यहाँ देखिए 7 के बाद 8वां पॉइंट, 9वां पॉइंट, 10वां पॉइंट, 11वां पॉइंट, इस तरह से कुछ देगा। अगला चैप्टर में करेंगे तो फिर 11 से यहाँ काउंटिंग कर देता है, 11 के बाद 12, 13, इस तरह से आपको देगा। मतलब देखिए नॉर्मल पुस्तक में क्या है, अगर आपको पॉइंट वाइज देता है, पॉइंट करके देता है, पहला चैप्टर में 5 पॉइंट दिया है, दूसरा चैप्टर में 6 पॉइंट दिया है, तो पहला में 1 2 3 4 5 कर देगा। अगर दूसरा चैप्टर में 6 पॉइंट दिया है, मतलब उसमें भी 1 2 3 4 5 6 कर देगा। लेकिन भारतीय संविधान में क्या है, टोटल कितना चैप्टर है सर, 22 चैप्टर। जो पहले बना था उसमें 22 चैप्टर है। तो यदि इसमें आप समझिए 22 चैप्टर है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि पहला चैप्टर में अगर 4 पॉइंट है तो 1 2 3 4 इस तरह से लिखा होगा। और इसके बाद जब दूसरा चैप्टर में इंटर करेगा तब पॉइंट वाइज यहीं से शुरू कर देगा, 4 के बाद 5 6 7 8 9। जो पॉइंट वाइज करके आपको इस तरह से लिखता है, वो पूरे संविधान जिसमें सबसे पहली बार संविधान बना था उसमें 395 पॉइंट था और उसका नाम दिया गया है अनुच्छेद। आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि इसमें अनुच्छेद क्या होता है। अनुच्छेद क्या है, कुछ नहीं, भारतीय संविधान के प्रत्येक चैप्टर में पॉइंट वाइज करके कुछ दिया है, नंबरिंग है ना, गलत होने नहीं दिया है। पहला में अगर 4 पॉइंट है तो पहला में 4 पॉइंट है, दूसरा में 3 पॉइंट है, तो 1 2 3 4। अगला में क्या करेगा, 3 पॉइंट है, 4 के बाद 5 6 7 8 इस तरह से करना शुरू कर देगा, 9 10 इस तरह से करेगा। मतलब कहा जाए कि बताइए भाग क्या होता है, तो भारतीय संविधान में जो भी चैप्टर दिया गया उसको भाग कहेंगे। अनुच्छेद क्या है, आर्टिकल क्या होता है, तो आर्टिकल कह देंगे कि जो पॉइंट वाइज संविधान में बनाया गया, पॉइंट वाइज। आर्टिकल में आप लोग को क्या लिखना है, पॉइंट वाइज, जो पॉइंट्स आपको दिया गया है ना, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इस तरह से करके दिया गया। उसमें नंबरिंग कभी गलत होने नहीं दिया, एक के बाद से जो शुरू किया उस मतलब टोटल आपको 395 तक गया है। तो ये बताइए, पूछा जाए कितना आर्टिकल है, कितना अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद की संख्या 395 पहले था, है ना, पहले वाला संविधान। अब के संविधान में क्या आगे देखने वाले हैं, तो यहाँ सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको भाग समझ में आ गया होगा, चैप्टर समझ में आ गया होगा कि चैप्टर जो होता है उसी को भाग यहाँ पर कहा गया है, पार्ट्स कहा गया है। इसके बाद अनुच्छेद क्या है, तो अनुच्छेद कुछ नहीं, पॉइंट वाइज करके दिया गया है। अब थोड़ा सा एक बात आपको और समझना है, जैसे ये समझिए यहाँ पर स्थिति क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिटेल में इसको समझ लीजिए। जो जो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, अनुच्छेद पढ़ते हैं, तो अनुच्छेद में कभी कभी प्रॉब्लम क्या आपको आ जाएगा, जो समझिए थोड़ा सा अनुच्छेद में प्रॉब्लम क्या आ जाता है। कुछ अनुच्छेद बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। जैसे ऐसे आप समझिए, मान लीजिए कि आप पूजा करने गए और पहला वाला चैप्टर में देखा कि आपको 4 पॉइंट दिया गया था, चलिए यहाँ पर 4 पॉइंट हो गए, 4 लिख दिए होंगे। सेकंड चैप्टर में जाएंगे तो वहां पर देखें कि 3 पॉइंट है, तो 3, तो अगर इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लिखा है, 5वां, 6ठा, 7वां, और मान लीजिए कि तीसरा चैप्टर जो है विष्णु जी के या है ना कृष्ण भगवान के पूजा करने की विधि इसमें दिया गया है। अब क्या रहेगा, देखिए थोड़ा सा कृष्ण भगवान की पूजा जो है ना, थोड़ा वो अलंकार प्रिय ज्यादा है ना, उनको सजाना भी बड़ी तरह से, उनके पूजा में थोड़ा सा प्रक्रिया जो है वो अधिक लग जाता है। उनके पूजा में अलंकार प्रिय है, सजने संवरने में थोड़ा सा ज्यादा है, तो इस कारण से उनके पूजा के विधि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो क्या किया गया है, मान लीजिए कि विष्णु जी की पूजा करना है, उसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ पॉइंट दिया गया। 7 से शुरू किया था, 8वां लिखेगा, 9वां लिखेगा, 10वां लिखेगा, 11वां हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपका 12वां हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, मान लीजिए उनको सजाने की विधि, तो सजाने में बहुत लंबा चौड़ा प्रक्रिया है, उनको सजाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रक्रिया है। अब क्या किया गया कि इस अनुच्छेद 9वां अनुच्छेद में उस सजाने की प्रक्रिया को नहीं लिखा, सीधे कहा कि वो यहाँ सजाने की प्रक्रिया लंबा चल रहा है, तो उसको कहा गया कि जो चीजें अनुच्छेद में लिखना संभव नहीं है, जो आपको अनुच्छेद में बहुत लंबा चौड़ा हो गया, उसके लिए अनुसूची बना दिया गया है ना, शेड्यूल उसको बना दिया गया है। अनुसूची क्या है, तो अनुसूची में आपको ये समझना है कि जो चीजें अनुच्छेद में लिखना संभव नहीं है, अनुच्छेद में आप लिख रहे हैं पॉइंट वाइज करके, पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट बड़ी लंबा चौड़ा होकर चल जा रहा है, तो अगर तीसरा पॉइंट बहुत ही लंबा हो जा रहा है तो वहां पर लिख देवल गया है कि तीसरा पॉइंट को अगर आप ढंग से जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसमें लिख जाके जो अनुसूची है, अनुसूची जाके देखिए, और वह अनुसूची का नाम दे जाए कि पहला अनुसूची में देखना है कि दूसरा में देखना है कि तीसरा में देखना है। समझ में आया, तो यहाँ तक में कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक बात यहाँ पर आपको समझ लेनी है, यहाँ समझिए अनुसूची क्या है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, अनुसूची में जो चीजें अनुच्छेद में लिखना संभव नहीं है उसी को अनुसूची में डाला गया है ना। जो यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो अनुच्छेद में लिखना संभव नहीं है उसको अनुसूची मतलब अनुसूची में डाल दिया गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप अनुच्छेद पढ़ रहे हैं और अनुच्छेद आपका बड़ी लंबा चौड़ा हो जाए तो उसको कहा गया कि आप यहाँ मत पढ़िए, वहां लिख देगा कि इस वाला अगर इस अनुच्छेद को आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको, इस पॉइंट को पढ़ने के लिए आप क्या कीजिए कि आप अनुसूची में चल जाइए। ठीक है, तो भारतीय संविधान में पूछा जाए कि अनुसूची काहे डाल गया, तो ये ध्यान रखना है कि जो चीजें आपको है ना, जो चीजें या जो भी वर्ड आपको अनुच्छेद में यहाँ पर पॉइंट वाइज करके अनुच्छेद में लिखना संभव नहीं था, उसको अनुच्छेद में, जहां अनुच्छेद में लिखना संभव नहीं था
उसको डाल कहाँ दिया गया सर? तो अनुसूची में डाला गया है, याद रहेगा। जो चीजें अनुच्छेद में लिखना संभव नहीं है उसको डाला गया है कहाँ? तो अनुसूची में। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो हमको ये लगता है कि आपको ये समझ में आ गया है कि भारतीय संविधान का बनावट कैसा है। भारतीय संविधान के बनावट में भाग क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, अनुसूची क्या होता है, इसको डिटेल में डिस्कस कर दिए हैं। भाग क्या है? तो जो चैप्टर नॉर्मल पुस्तक में जो चैप्टर होता है उसको हम लोग भाग बोलते हैं। अच्छा, अनुच्छेद क्या होता है सर? तो अनुच्छेद कुछ नहीं है, अनुच्छेद जो चैप्टर है, चैप्टर में कुछ पॉइंट वाइज करके आपको दिया है ना, जो पॉइंट वाइज करके दिया है, जो पॉइंट बना के दिया गया, पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? अनुच्छेद। अनुसूची क्या है? तो जो चीजें अनुच्छेद में लिखना संभव, अनुच्छेद में बड़ी लंबा चौड़ा हो जा रहा है, तो जो चीजें अनुच्छेद में लिखना संभव नहीं हो रहा है उसको डाल कहाँ दिया गया? अनुसूची में, शेड्यूल में डाल दिया गया है, जो अनुच्छेद में लिखना संभव नहीं है। अच्छा, अब देख लेते हैं थोड़ा सा कितना किसका संख्या है। जो तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जिस समय भारतीय संविधान सबसे पहली बार बना है, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान जब पहली बार यहाँ पर बना तो उसमें क्या हुआ? भाग कितना था? चैप्टर 22 चैप्टर पढ़ना था, और उसमें 395 गिन के पहला दूसरा तीसरा चौथा करते गया, और उसके बाद उसमें लिखा कितना गया? 395 अनुच्छेद, मतलब अनुसूची लिखा गया, और सॉरी अनुच्छेद लिखा गया, आर्टिकल है 395। और अनुसूची क्या था? अनुसूची जो लिखना संभव नहीं था, तो उस समय अनुसूची की संख्या 8 था, याद रहेगा। अनुसूची की संख्या कितना था सर? 8। तो ये पहले था। लेकिन अब क्या है, जो अब अभी जो हम लोग के पास है, मतलब 2021 की बात कर रहे हैं, तो अब भाग चैप्टर बढ़ा के कर दिया, मतलब जो है यहाँ पर 25 कर दिया गया है। अब थोड़ा सा ना प्रक्रिया रोज चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो परिस्थिति बदलने के अनुसार थोड़ा सा इसमें है ना चैप्टर बढ़ाया गया, 3 चैप्टर बढ़ा दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 3 चैप्टर बढ़ाया गया है, अब 25 चैप्टर आपको पढ़ना है, 25 भाग पढ़ना है। इसका संख्या भी बढ़ा के 470 कर दिया गया है ना। अब पूछा है, पहले 395 था, 395, अब यहाँ पर जो है 470 कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, 470। अच्छा, अब देखिए इसमें अनुसूची क्या था? अनुसूची में क्या है कि पहले 8 था, अब अनुसूची की संख्या 12 कर दिया गया है। तो ध्यान रहेगा, यहाँ सबसे पहले आपको याद कर लेना है भाग क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, अनुसूची क्या होता है। नॉर्मल वर्ड में आप कहिए तो भाग ये कहते हैं कि भारतीय संविधान के चैप्टर को भाग कहते हैं। चैप्टर में जो पॉइंट के रूप में दिया गया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, वो पॉइंट के नंबरिंग कभी चेंज नहीं किया है, और जो पॉइंट वाइज दिया गया उसको अनुच्छेद हम लोग कहेंगे, उसको आर्टिकल कहेंगे। शेड्यूल क्या होता है सर? अनुसूची क्या है? तो जो चीजें अनुच्छेद में लिखना संभव नहीं है उसको न, जो अनुच्छेद में लिखना संभव नहीं है उसको अनुसूची में, शेड्यूल में डाल दिया गया है। भारतीय संविधान में जिससे पहली बार बना था, पहले का स्थिति क्या है? तो भाग कितना? 22, उसके बाद अनुच्छेद कितना? 395, अनुसूची कितना? 8। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब मॉडर्न वाला में क्या है सर? जो अभी जो हम लोग को 2021 में है, तो 2021 में जो संविधान हम लोग के पास अवेलेबल है उसमें टोटल भाग चैप्टर की संख्या 25 है, अनुच्छेद कितना हो जाएगा? तो अनुच्छेद हो जाएगा 470 है, और यहाँ पर अनुसूची कितना है? 12। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक समझ में आ गया है? अब भाई अगर यहां तक समझ में आ गया तो इसके बाद देखते हैं कि भारतीय संविधान बनने की प्रक्रिया क्या है, मतलब भारतीय संविधान को बनाया क्यों गया, किसको ऐसा लगा कि नहीं भारत को एक संविधान मिलना चाहिए, ऐसा क्या स्थिति था। इसको समझने से पहले थोड़ा सा एक बात हम लोग द्वितीय विश्व जो युद्ध था उसकी ओर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध ही आपको ये बता देगा संविधान बनने की प्रक्रिया में। ये कह रहे हैं कि पहले आपको द्वितीय विश्व युद्ध की ओर चलना होगा, और द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता है कि कब से कब चला है। तो आप कहिए सर द्वितीय विश्व युद्ध, ध्यान दीजिए, सेकंड जो वर्ल्ड वार था, सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध था, ये 1939 में प्रारंभ हुआ और 1945 तक चला। ठीक है, 1939 से 45 तक चला। कितने दिन तक चला? तो लगभग 6 साल के आसपास, 39 है, 40 से 41, 42 करके आप जोड़ के देखिए, 40 से 5, 45 है, यहाँ पर हो गया कितना? 6 साल तक चला, लगभग 6 साल 1 दिन के आसपास चला। तो हम लोग समझ लेते हैं कि 6 सालों तक ये युद्ध चला है। ठीक है, 6 साल तक युद्ध चला। और आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध एक भयानक युद्ध था, है ना। मतलब जो भी देश इसमें भाग लिया, ये लगभग समझिए कि सारा देश भाग ले लिया, और जो भी देश इसमें भाग लिया, जो न लिया वो ठीक ठाक है, लेकिन जो भी देश इस युद्ध में भाग लिया है उसकी स्थिति काफी दयनीय हो गई है। आपको पता है कि इंग्लैंड भी इस युद्ध में भाग लिया था, इंग्लैंड जो है, तो इसमें आपको ये भी पता है कि इंग्लैंड भी इस युद्ध में हम लोग यहाँ पर भाग लिया है, इंग्लैंड भाग लिया था। अच्छा, जब इंग्लैंड भाग लिया तो यहाँ देखिए जो यहाँ विश्व युद्ध में भाग लिया, चाहे वो जीत गया हो या हार गया हो, उस सबकी स्थिति काफी दयनीय हो गया, और यहाँ पर इंग्लैंड की भी स्थिति काफी अधिक दयनीय हो गई है ना। न उसका सैनिक बच पाया, न उसका मतलब जनता को भी बड़ी नुकसान हुआ, रुपया पैसा के मामले में तो एकदम गरीब हो गया। आप ये समझ लीजिए। और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे, जो बनाए गए थे प्रधानमंत्री द्वितीय विश्व युद्ध के समय, सब ऑब्जेक्टिव ऐसा है, ध्यान रखिएगा।
कहा जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला, तो 1939 से 1945 तक। हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध नहीं पढ़े, थोड़ा सा संविधान बनने की प्रक्रिया को देख रहे हैं, यहीं से आपको समझ में आ जाए कि संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू कैसे हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला, 1939 से 1945 तक। पूछा जाए कितने दिनों तक, तो 6 साल तक चला और 1 दिन, 6 साल 1 दिन के आसपास चला था। 6 साल और 1 दिन, 1 दिन 1 डे है, 1 दिन। अच्छा ये बताइए, जो भी द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया सबका स्थिति खराब है। आपको पता है कि इंग्लैंड भी द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय चर्चिल थे, चर्चिल नामक एक व्यक्ति, विंस्टन चर्चिल, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल। अब थोड़ा समझिए क्या हुआ, जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ है, विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो स्थिति क्या हो गया, इंग्लैंड के पास कोई शक्ति बचा ही नहीं, इंग्लैंड पूरी तरह से गरीब हो गया, है ना। इंग्लैंड जो है पूरी तरह से एकदम कंगाल जैसा हो गया है, पूरी तरह से गरीब हो गया। कहते हैं ना कि जो भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, वही स्थिति यहाँ पर इंग्लैंड को हुआ। इंग्लैंड भारत पर 200 सालों तक राज किया और भारत से पूरा चीज लूट के ले गया। इसके बाद मतलब यहाँ पर भगवान उसको दे रहे हैं, पूरा छप्पर फाड़ के दिए कि ले जाओ जितना लेके जाना, उस मतलब यहाँ पर इंग्लैंड लेके चला गया। अब स्थिति क्या हुआ कि जब ये पूरा जब यहाँ से लेकर 200 साल तक शासन किया, लेके गया, और उस मतलब 200 साल में जितना भी लूटा, 6 साल में पूरा बर्बाद करके रख दिया अपना जो भी धन। वो तो इंडिया से लूट के लेके गया, वो भी बर्बाद कर भी किया। उसके घर का अपना रुपया पैसा, अपना सैनिक था, उसको भी मतलब बर्बाद ही कर चुका है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इंग्लैंड पूरी तरह से कंगाल हो गया है। मतलब ये कि जब भगवान दिए उसको पूरा छप्पर फाड़ के दिए 200 साल तक, और जब लिए तो उसको 10 गुना, है ना, 10 से गुना करके ले लिए। एक के बाद में 6 साल में जितना सब लूटा था सब कम, है ना, उसका खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, इंग्लैंड की जब स्थिति खराब हो गया तो उस समय प्रधानमंत्री इंग्लैंड के, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन, चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है, विंस्टन चर्चिल है। अब विंस्टन चर्चिल को ये लगने लगा, कुछ लोग कहते हैं मतलब ऐसा है कि विंस्टन चर्चिल को लगा कि आप देखिए जो है ना इंग्लैंड को संभाल नहीं पाया, मतलब वहां स्थिति बड़ी खराब, जीत तो गया लेकिन स्थिति बड़ी खराब हो गया। मजबूरी पूर्वक कुछ लोग कहते हैं कि विंस्टन चर्चिल वहां इस्तीफा दे देते हैं। कुछ लोग को ये कहना कि विंस्टन चर्चिल जो है मजबूरी पूर्वक इस्तीफा दे दिया, और कुछ लोग को ये कहना कि वहां चुनाव हुआ था, है ना, जो भी हो वहां चुनाव हुआ था और चुनाव में विंस्टन चर्चिल जो है वहां हार जाते हैं। वहां पर विंस्टन चर्चिल जो चुनाव हुआ है, विंस्टन चर्चिल हार जाते हैं, या ये कहिए कि विंस्टन चर्चिल इस्तीफा दे देते हैं और एक नया प्रधानमंत्री वहां पर बनते हैं। अब नया एक प्रधानमंत्री, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक नया प्रधानमंत्री इटली, कौन, इटली नामक एक व्यक्ति, इटली नामक एक व्यक्ति को बनाया गया वहां का प्रधानमंत्री, ठीक है। और इटली कोई नहीं, विंस्टन चर्चिल का जो मंत्रिमंडल था ना, क्योंकि प्रधानमंत्री है, आज भी हम देख रहे हैं अपने देश में प्रधानमंत्री है, तो उनका है ना मंत्रिमंडल है, तो उसी मंत्रिमंडल में ही एक बैठने वाला व्यक्ति इटली थे। तो इटली जो है, अब विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री से हटे, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, इटली बने हैं। अब स्थिति देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जब इटली यहाँ पर प्रधानमंत्री बने, जब इटली यहाँ पर प्रधानमंत्री बन गए हैं, तब इटली को ये बात समझ में आ गया है कि अब अपने देश पे तो हम शासन कर ही नहीं सकते, इतना गरीब हो गए कि अपने देश पे शासन करना संभव नहीं है, हम दूसर के देश पे क्या शासन करेंगे। तो अब वो फैसला किया कि नहीं, अब जो है भारत को आजादी मिलनी चाहिए, और डेट फिक्स हो गया कि 15 अगस्त, है ना, 15 अगस्त जो है 1947 को भारत को आजादी मिलनी ही चाहिए। यहाँ पर डेट फिक्स हुआ। अच्छा देखिए, थोड़ा सा डेट फिक्स होने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले सेकंड वर्ल्ड वार की प्रक्रिया हुई। सेकंड वर्ल्ड वार में सारा देश कंगाल हो चुका है, इंग्लैंड भी कंगाल है, है ना, मजबूरी पूर्वक वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। ये कहिए चुनाव में हार गए हैं, आप ये कहिए नॉर्मली चुनाव हुआ, चुनाव में हार गया, कहीं लिखा हुआ कि क्या विंस्टन चर्चिल जो है और चुनाव हार जाते हैं, बीच बीच में द्वितीय विश्व के समय हुआ चुनाव में हार जाते हैं। कुछ लोग का कहना है कि काफी बुजुर्ग हो गए थे और बुजुर्ग होने के बाद ही इस्तीफा दे दिए हैं। अरे क्या बुजुर्ग हुआ, 60-65 साल का एज रहा होगा, 70 साल का ये रहा होगा। हम लोग के देश में जो इस समय 1900 कब है, 47 के आसपास की बात है या 45 के आसपास की बात है, उस समय का अभी तक के हम लोग देखते हो भारत में जो है जो बुजुर्ग लोग हैं लगभग कितना 120 साल के आसपास, 130 साल आसपास जीते हैं, और 100 साल के एज में है ना, देखो तो हर जोत रहे हैं, चल फिर रहे हैं। और बताइए क्या स्थितियां खराब था, इस कारण से समझिए कि विंस्टन चर्चिल को हटना पड़ा, हटावल गया जो कहिए। ये विंस्टन चर्चिल हट जाते हैं, हटने के बाद वहां का प्रधानमंत्री इटली बने। इटली की बात समझ गए थे कि अब अपने देश पर तो शासन बड़ी मुश्किल हो गया, हम इंडिया पर शासन कैसे कर पाएंगे। स्थिति ऐसा हो गया कि इंडिया पे शासन कैसे कर पाएंगे, तो उन्होंने फैसला किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद, है ना, भारत को आजाद कर ही देनी चाहिए। 15 अगस्त 1947 जो है इस तिथि को भारत की आजादी मिलनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए इटली साहब थोड़ा सा क्या मतलब इंडिया के पक्ष में कुछ
कर रहे हैं। और विंस्टन चर्चिल इंडिया के एकदम पूरी तरह से खिलाफ थे, इंडिया को आजादी नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। इटली साहब जब बने तो उनको लगा कि नहीं, अब इंडिया को आजाद कर देनी चाहिए, और यदि मतलब इसको आजादी नहीं देते इंडिया को, तो आजादी नहीं देंगे तो एक बार यही आजादी ले लेगा। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे थे पीछे वाला वीडियो में कि थोड़ा स्पीड ज्यादा है, तो स्पीड ज्यादा है तो आप स्लो स्पीड करके थोड़ा सा वीडियो को देख सकते हैं, स्पीड है ना थोड़ा स्लो कर दीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर क्या हुआ, इटली यहाँ पर प्रधानमंत्री बन गया और फैसला किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिलनी ही चाहिए। लेकिन जब भारत को आजाद हम कर देंगे तब भारत अपना शासन कैसे चला पाएगा, भारत जो है अपना शासन कैसे चला पाएगा, शासन चलाने के लिए कोई ना कोई तो संविधान चाहिए। तो इटली का दिमाग का उपज था कि भारत को एक संविधान चाहिए ही चाहिए, है ना, मतलब भारत को एक संविधान चाहिए, देश चलाने के लिए भारत को संविधान चाहिए। अच्छा, इसके बाद की प्रक्रिया को हम लोग थोड़ा सा अगला वीडियो में देखने वाले हैं। अभी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है ना, ताकि उसको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और चलिए इसको रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगला वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे।